नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी की एक कहानी जो बहुत मार्मिक सी कहानी है। उसका शीर्षक है एक गुलाब। हाँ, वो नीली नीली आँखों वाली नीलोफर ही थी। उसे मैं तब भी पहचान सकता हूँ जब मेरी सांसें पूरी उखड़ ही क्यों न रही हूँ, चाहे ईसीजी की रेखाएं सीधी सपाट होती हुई मेरी जिंदगी को बाय बाय कर रही हूँ और मौत मुझे गले लगाने को तत्पर हो रही हो, लेकिन नीलू यानी नीलोफर को हर हाल में पहचान सकता था। नीलू को तब से जानता हूँ जब शायद जिंदगी की अटपटी वर्णमाला से परिचय भी नहीं हुआ था। वो रेलवे स्टेशन के पास ही तो हमारा स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल तो आज भी वहीं पर है। वो फेयरवेल की खूबसूरत की शाम ही तो थी जब नीलोफर को संध्या सुंदरी के खिताब से नवाजा गया था। हम सभी टीनेजर्स के लिए नीलोफर एक खूबसूरत सी एहसास थी। जब नीलोफर को संध्या सुंदरी के खिताब से नवाजा गया, हम सभी टीनेजर्स के लिए नीलोफर एक खूबसूरत एहसास ही तो थी। मैं वैसे भी झेपू किस्म का था, इसलिए चाह कर भी अन्य साथियों की तरह बढ़कर बात नहीं कर पाता था। फेयरवेल सॉन्ग जैसे ही उसने आरंभ किया था, हमारी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो तल्लीनता से गा रही थी। उस दिन उसे संध्या सुंदरी खिताब के साथ ढेर सारे रंग बिरंगी फूलों का गुलदस्ता भी मिला था। उसके हाथों में पहुंचकर लाल गुलाबों का वो गुलदस्ता और भी प्यारा हो गया था। ऐसा नहीं कि वो अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हो, लेकिन कुछ तो उसमें खास ऐसा था कि वो सभी साथियों में लोकप्रिय थी। हाँ, तो मैं उस खास खूबसूरत शाम का जिक्र कर रहा था। फेयरवेल पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। स्लैम बुक पर एक दूसरे के लिए भावनाओं से भरे गागर छलकाए जा चुके थे और फ़ोन नंबर, पते ठिकाने का भी आदान प्रदान किया जा चुका था। शाम भी हमें बाय बाय कर रही थी। कुछ एक साथी स्कूल से रवाना हो चुके थे। धीरे धीरे एक पल ऐसा भी आया, स्कूल के बाहर केवल हम दोनों ही रह गए थे। नीलोफर को लेने उसके भैया आने वाले थे और मैं तो केवल उसकी सुरक्षा गार्ड की मानिंद अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तभी उसने घूमकर पीछे मेरी ओर देखा था और ठीक मेरे बगल में आ खड़ी हुई। मैं पहले ही अपना परिचय दे चुका हूँ कि मैं झेपू किस्म का हुआ करता था। बस जैसे ही वो बगल में आ खड़ी हुई, मैं हड़बड़ा उठा। मेरी घबराहट देखकर वो खिलखिला पड़ी थी और इतना ही कहा था, समीर क्या हुआ? अब तो सब लोग कस्बे से बाहर पढ़ने निकल जाएंगे, क्या हमेशा ऐसे ही घबराते रहोगे? मैं कुछ बोलता इसके पहले ही अपने गुलदस्ते से सुर्ख लाल गुलाब निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिया। साथ में ये भी कहा था, समीर कभी किसी मोड़ पर मिल जाऊं तो पहचान लोगे ना मुझे? जब तक मैं अपनी घिघियाहट दूर कर बोल पाता, तब तक उसका हिटलर नुमा भाई अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर लेने आ गया। फिर स्टेशन छोड़ते समय पटरियां बदलती रेल की तरह जिंदगी भी तेजी से बदलती गई। मैं अब दिल्ली के मशहूर मेट्रो हॉस्पिटल का प्लास्टिक सर्जरी विभाग का ख्याति प्राप्त एक्सपर्ट सर्जन बन चुका था, जहाँ कभी फिल्मी सितारे आकर अपने चेहरों की कॉस्मेटिक सर्जरी कराते तो कभी जले अजले सब की मानिंद चेहरों का कायाकल्प कराने मुसीबत के मारे भी आते।
जीवन के सबसे खूबसूरत साल कैलेंडर की तारीखों की तरह तेजी से भाग रहे थे, लेकिन अभी तक वामा भामा कामिनी कहीं बोलो प्राणेश कहने वाली दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी। उस दिन भी फरवरी की वो गुलाबी ठंड से भरी शाम ही तो थी जब सभी को वैलेंटाइन वीक का बुखार चढ़ा हुआ था। मुझे भी मेरे सीनियर्स ने छेड़ा भी था, क्या डॉक्टर अवस्थी, इस बार भी वैलेंटाइन वीक अकेले ही मनाने का इरादा है? ये दिन फिर बार बार लौट कर नहीं आने वाले, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब देर मत करो समीर, कहते हुए सभी खिलखिला पड़े थे। रात धीरे धीरे अपने पंख पसार रही थी, तभी हॉस्पिटल के डायरेक्टर का फ़ोन घनघना उठा। हेलो डॉक्टर अवस्थी, एक इमरजेंसी केस है, फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर पहुंचो। सर अभी तो मैं निकल रहा हूँ, किसी और को केस हैंड ओवर कर दीजिए, मैंने बचाव करते हुए कहा था। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे दूर के रिलेटिव का केस है, होटल में शादी होने जा रही थी, शॉर्ट सर्किट से आग इतनी फैल गई कि भगदड़ मच गई। दूल्हे की मृत्यु दुल्हन को बाहर खींचकर लाते हुए घटना स्थल पर ही हो गई और दुल्हन का बुरा हाल है, पूरा चेहरा झुलस चुका है। लोगों ने बताया कि उसके माता पिता भी नहीं हैं, एक भाई ही है, बेचारी का क्या होगा। समीर, इंसानियत के नाते ये केस तुम ही हैंडल करो। मुझे भी अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था कि क्या मेरे नसीब में केवल जले अजले बदसूरत से चेहरे ही रह गए। आज सभी लोग वैलेंटाइन डे पर अपनी महबूबा को जहाँ गुलाब के फूल भेंट कर शाम सुहानी मना रहे होंगे, और यहाँ एक मैं ऐसा अभागा हूँ जो आज भी ऑपरेशन थिएटर में चेहरे की चमड़ियों को सुंदर सुडौल बनाने में अपनी शाम बर्बाद करने जा रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कुछ लोग भी दिखे जिनकी अस्फुट आवाज़ भी सुनाई दी, हमारा हीरा जैसा बेटा चला गया, अब दुल्हन चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो जाए, हमारे किस काम की। तभी किसी ने कहा था, धीरे धीरे बोलो, उसका भाई सुन लेगा। प्रत्युत्तर तत्काल आया था, हमें क्या करना है, अब भाई जो चाहे सो करे, हम तो अस्पताल ले आए, बस इतना ही काफ़ी है, चलो अब यहाँ से। उन लोगों की बातें सुनकर मेरा मन एकाएक करुणा से भर उठा। एक झटके में ही मैं थिएटर के अंदर था। दुल्हन की विप्लवकारी चीखें कान में पड़ी। ये क्या, ये आवाज़ मैंने पहले भी कहीं सुनी थी, कहाँ सुनी थी याद ही नहीं आ रहा था, जैसे किसी जिंदा मुर्गी के पंख नोचे जा रहे हों। उस वेदना से गुजरते हुए दुल्हन विलाप कर रही थी, चेहरा पूरी तरह जल चुका था, लेकिन चीख जानी पहचानी क्यों लग रही थी। ये आवाज़, ये चीखें मुझे इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही हैं। सहसा विस्मृति का पर्दा हटा, मुझे याद आ गया था कहीं दूर कस्बे का स्कूल और फेयरवेल की पार्टी और यादगार गीत, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। हाँ, मुझे कभी गुलदस्ते से लाल गुलाब नीलोफर ने पकड़ाया था और पूछा भी यही था, समीर अगर जीवन के किसी मोड़ पर मिल जाऊं तो पहचान लोगे ना मुझे। मेरे सामने नीलोफर ही थी, वर्षों पहले ही नियति ने मुझे मेरा वैलेंटाइन सौंप दिया था और आज भी वही नियति उसे मेरे सामने ले आई है। अब मैं जरा भी देर नहीं करना चाहता। मुझे कुदरत ने देर से ही सही लेकिन मुझ पर प्यार आया तो सही। अब बिना एक पल गंवाए मैं अपनी बरसों पुरानी स्कूल मेट और लड़कपन की चाहत नीलू की सर्जरी करना चाहता था। एनेस्थीसिया लगते ही मेरी उंगलियां अपने गुलाब को संवारने लग गई। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसी है, वो धुंधली सी बरसों पुरानी याद और वो लाल गुलाब आज मुझसे मेरा जवाब मांग रहे थे।
आज किस्मत ने मेहरबान होकर नीलू को ही मेरा वैलेंटाइन बनाकर मेरे सामने भेज दिया था। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी जी की रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।